ठीक है दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप भी मेरी तरह बहुत निराश हुए होंगे जब आपने सुना कि इल्हान उमर ने लाखों डॉलर चुरा लिए हैं। उन्होंने अपने भाई से भी शादी की थी, लेकिन हम ये बातें सालों से सुन रहे हैं। फिर भी इल्हान उमर अभी भी कांग्रेस में कैसे बैठी है? अब मुझे पता है कि डेमोक्रेट्स उनकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन एफबीआई का क्या? बाकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों का क्या? अगर सब कुछ साफ है और आधा देश जानता है कि उन्होंने संदिग्ध काम किए, तो ये मुश्किल कैसे हो सकता है? फिर भी वो कांग्रेस में कैसे हैं? उन्हें जेल भेजना चाहिए, फिर उन्हें सोमालिया वापस निर्वासित कर देना चाहिए। पिछली बार जब मैंने आपसे वित्तीय खुलासे पर पूछा, आपने मुझे बेवकूफ कहा था, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ है। क्या आप समझाएंगी? आप मुझसे कुछ भी पूछने से पहले बिल्कुल कैसे बचत करती हैं? क्या मैं उन अमेरिकी लोगों का क्या जो सोच रहे हैं कि आपको कैसे मुझे समझाना पड़ेगा? अमेरिकी लोगों को इसका क्या जवाब है? मैं उन्हें जवाब दे चुकी हूँ। क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी? मैं आपको जरा भी कुछ नहीं बताना चाहती। ये कैसा है? ठीक है, आपका दिन अच्छा रहे। धन्यवाद कैरोलाइन। लगता है कि उस मामले में वाकई कुछ हलचल हो सकती है। मुझे नहीं पता आप जानते हैं या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वह जेल जाए और देश से निकाला जाए। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि पैसे कमाने का एक बेहतर तरीका है। इसी साल कुछ दिलचस्प हुआ जब हर कोई ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु लक्ष्यों पर बहस करने में व्यस्त था। असली दुनिया ने चुपचाप हमें याद दिलाया कि असल में चीजें कैसे काम करती हैं। वैश्विक बुनियादी ढांचा और सैन्य खर्च तेजी से बढ़ रहे हैं। पूरे क्षेत्र दशकों बाद इतनी तेजी से निर्माण कर रहे हैं, और ये सब एक चीज पर निर्भर करता है, स्टील। हर साल लगभग 1.9 अरब टन स्टील का उत्पादन होता है। हर टन के लिए धातुकर्म कोयला जरूरी है, क्योंकि यह ईंधन नहीं बल्कि जरूरी रासायनिक घटक है जिसका कोई बड़ा विकल्प नहीं है। कोयला नहीं तो स्टील नहीं, स्टील नहीं तो युद्धपोत, लड़ाकू विमान, बुनियादी ढांचा और आधुनिक रक्षा प्रणाली नहीं। यह कोई विचारधारा नहीं है, ये भौतिकी है। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने कोयले की आपूर्ति श्रृंखला बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया, जिससे इसकी अहमियत दिखती है। और इसी से हम फोर्ज रिसोर्सेज पर आते हैं। सीएसई पर एफआरजी और ओटीसी पर एफआरजी-जीएफ के रूप में ट्रेडिंग कर रही है। फोर्ज खुद को आपूर्ति संकट के ठीक बीच में स्थापित कर रहा है। उनकी प्रमुख संपत्ति कोलंबिया में ला एस्ट्राला परियोजना महज अटकलों पर आधारित योजना नहीं है। यह पूरी तरह से स्वीकृत है और सक्रिय रूप से आगे बढ़ रही है, और ये उस आपूर्ति श्रृंखला के ठीक अंदर स्थित है जिसे सुरक्षित करने के लिए दुनिया भागदौड़ कर रही है। कोलंबिया धातुकर्म कोयले का प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता बन रहा है, जिसकी अमेरिका से मजबूत साझेदारी और रणनीतिक महत्व बढ़ रहा है। कीमतों में भी यही रुझान है। मेट कोल 2026 में $240 प्रति टन पहुंच गया है। ये अचानक नहीं हुआ, ये बाजार की संरचनात्मक कमी की प्रतिक्रिया है। ज्यादातर लोग एक सच्चाई नजरअंदाज करते हैं। इस समय सबसे बड़ा कारण मांग नहीं है, ये नई आपूर्ति की कमी है। और जब किसी इतनी महत्वपूर्ण चीज की आपूर्ति कम हो जाती है, तो जो कंपनियां पहले से तैयार होती हैं उन्हें सबसे ज्यादा फायदा होता है। फोर्ज रिसोर्स इसी क्षेत्र में काम कर रही है। स्टील, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक रक्षा के रुझान समझने के लिए इसे देखना फायदेमंद है। फोर्ज रिसोर्सेज और उनकी प्रोजेक्ट्स के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक देखें। अब वीडियो पर लौटते हैं। लगता है उनसे कुछ दस्तावेज पेश करने को कहा गया था। उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। फिर उन्हें समन भेजा गया और फिर डेमोक्रेट्स ने उनकी रक्षा की। तो इसे जरा देखिए। हमने प्रतिनिधि इल्हान उमर से कई बार संपर्क किया है, उन्हें गवाही देने के लिए आमंत्रित किया है और उन दस्तावेजों का अनुरोध किया है जो यूएस बनाम एमी बाज के ट्रायल एग्जिबिट में दिखाई दिए थे। उनका कार्यालय या उनके स्टाफ का नाम कई ट्रायल एग्जिबिट्स में आया था और हमने कई तरीकों से उस तक पहुंचने की कोशिश की है, क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं प्रतिनिधि ओमर उनकी इसमें कुछ भूमिका थी, चाहे वो अनजाने में ही क्यों ना रही हो। उन्होंने मार्च 2020 में मील्स एक्ट पास किया था
और इससे संघीय स्कूल पोषण कार्यक्रम से सुरक्षा उपाय हटा दिए गए, जिससे फीडिंग आवर फ्यूचर के लिए परिस्थितियां बन गईं। इसीलिए हमने उन्हें उसी कानून पर गवाही के लिए बुलाया जो उन्होंने पास किया था। हमने उन्हें गवाही देने और उन दस्तावेजों के बारे में बात करने के लिए आमंत्रित किया जो अदालत के मामले में सूचीबद्ध हैं, और उन्होंने हमारी कई बार की गई पूछताछ का कभी जवाब नहीं दिया। सिर्फ यही बात मुझे बताती है कि वह दोषी है। हे भगवान, इन लोगों की हिम्मत तो देखो। ये तीसरी दुनिया के देशों से आते हैं और जिस देश ने इन्हें नई जिंदगी दी, उसी देश को इतनी बेहयाई से लूट लिया। डेमोक्रेट से जितनी नफरत करो कम है, क्योंकि उन्होंने उसकी रक्षा की। टिम वॉल्स भी इसमें शामिल है। तो फिर हमने 2 हफ्ते पहले सुनवाई के बाद एक पत्र भेजा था जिसमें कहा था कि हम चाहते हैं कि वो आज 5 मई तक उन कोर्ट एग्जिबिट्स के साथ जवाब दें। एक बार फिर उसने हमारे सवालों का किसी भी तरह से जवाब नहीं दिया है, और इसलिए हमारे पास एक समिति के रूप में अगर हमें ये दस्तावेज चाहिए तो केवल एक ही तरीका बचता है कि हम समन जारी करें। सदस्यगण, हमें समिति या संस्था के इतिहास में ऐसा कभी नहीं किया, केवल नैतिकता की जांच के मामलों को छोड़कर। मैंने यह फैसला सोच समझ कर लिया है। लेकिन प्रतिनिधि ओमार एक जन सेविका है। उनका फीडिंग और फ्यूचर के लिए परिस्थितियां बनाने में सीधा योगदान था, और मिनेसोटा की प्रतिनिधि के रूप में मुझे लगता है कि करदाताओं के लिए यह समझना जरूरी है कि उन्होंने क्या भूमिका निभाई और उनके कार्यालय ने इस मामले में प्रतिवादियों के साथ संवाद करने में क्या भूमिका निभाई। तो हमारे नियमों के तहत समिति को 2/3 वोट से किसी भी जांच या गतिविधि या समिति के अधिकार क्षेत्र में आने वाली किसी भी जांच या गतिविधियों की श्रृंखला के संचालन में समन जारी करने का अनुरोध करने की अनुमति है। हमारे गैर दलीय स्टाफ ने समन का मसौदा तैयार किया जो आपके पैकेट्स में था, और इसके साथ ही हम प्रतिनिधि ओमार को संबंधित दस्तावेजों के लिए समन जारी करने पर वोट कराना चाहेंगे, जैसा कि हमारे 22 अप्रैल की तारीख वाले पत्र में और समन में बताया गया है जो आपके सामने है। इस वीडियो को देखिए। तो इल्हान उमर के पास मंगलवार तक का समय है कि वह अपने और फीडिंग आवर फ्यूचर प्रोग्राम के बीच की सभी बातचीत, टेक्स्ट, ईमेल सौंप दे। $250 मिलियन की धोखाधड़ी जांच सफारी रेस्टोरेंट के सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से जुड़ी है। निक शर्ली का धन्यवाद। वो लड़का जीनियस है। लगता है वो सिर्फ टीनेजर है। चलिए वीडियो देखते हैं। मिनेसोटा के विधायक कांग्रेसवुमन इल्हान ओमार से मंगलवार तक राज्यव्यापी बाल पोषण धोखाधड़ी योजना से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए कह रहे हैं। विधायक ओमार से फीडिंग आवर फ्यूचर कार्यक्रम से जुड़े उनके लिखित और इलेक्ट्रॉनिक संचार की मांग कर रहे हैं, जिसमें करदाताओं के करोड़ों डॉलर का दुरुपयोग हुआ था। विधायक ओमार का सफारी रेस्टोरेंट के मालिकों के साथ पत्राचार देखना चाहते हैं। विधायक कहते हैं कि ओमार रेस्टोरेंट में अक्सर जाती थी और कई चुनावी कार्यक्रम वही करती थी। उसके मालिकों ने हाल ही में $250 मिलियन की धोखाधड़ी योजना में अपनी भूमिका के लिए दोषी कबूल किया है। अब ओमार की टीम और सहयोगियों ने इन आरोपों को बड़े पैमाने पर इस तरह पेश किया है। उसे देखो, क्या ये सब गोरे हैं? इनमें व्हाइट सेवियर कॉम्प्लेक्स है। धोखाधड़ी से जोड़ने की कोशिश को राजनीतिक और बेबुनियाद बताया गया है। इस पर चर्चा के लिए आज रात मिनेसोटा की स्टेट रिप्रेजेंटेटिव क्रिस्टन रॉबिन्स हमारे साथ हैं। वह मिनेसोटा हाउस की धोखाधड़ी रोकथाम और राज्य निगरानी समिति की अध्यक्ष है और मिनेसोटा की गवर्नर पद की उम्मीदवार भी। यहाँ आकर अपना नजरिया साझा करने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है हम मंगलवार को कांग्रेस वुमन ओमार को भेजे गए अनुरोध की डेडलाइन के पास है। अगर वो तब तक जवाब नहीं देती तो आपकी कमेटी आगे क्या करेगी? तो आज ऑस्ट्रेलिया में गुरुवार है, अमेरिका में बुधवार है, यानी यह एक दिन बाद है। इससे स्पष्ट है कि उन्होंने दस्तावेज जमा नहीं किए। बुधवार सुबह हमें उम्मीद है कि वो मिनेसोटा के करदाताओं और परिवारों के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हमारे सवालों का जवाब देंगी। इसलिए मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो समिति सभी विकल्पों की जांच करेगी और हम दबाव बनाए रखेंगे, क्योंकि उन्होंने ही मील्स एक्ट बनाया था जिसने स्कूल पोषण कार्यक्रम से सुरक्षा उपाय हटा दिए थे। फिर इसने इस पूरी धोखाधड़ी के लिए हालात बना दी। हाँ, ये सब मासूमियत में नहीं था। उसका इसमें निजी स्वार्थ था। ये केवल फूड स्टैम्प घोटाले तक सीमित नहीं है। मैं उसके भाई के साथ
नकली शादी के सच तक पहुंचने में ज्यादा दिलचस्पी रखता हूं। ये वाकई दिलचस्प होगा। कांग्रेसमैन रैंडी फाइन अच्छे नेता हैं और इस मामले की जांच कर रहे हैं। मुझे उसमें दिलचस्पी है। सच कहूं तो उसमें भी दिलचस्पी है। बस इस ठग पर जो फेंक सकते हो फेंको। क्या आप अभी इल्हान उमर को निष्कासित करने के लिए वोट कराने पर जोर देंगे? हाँ, हम इस पर बात कर रहे हैं। हम भाई से शादी वाली बात का डेटा मिलने का इंतजार कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि आ रहा है। और मुझे लगता है कि जैसे ही ये डॉक्टर को पता चलेगा। भाई की शादी की बात है, मामला अभी यही है। क्या आपने शादी के बाद शारीरिक संबंध बनाए? मेरे भाई, मैं करूंगा। हाँ, हमारे देश में कांग्रेस की एक सदस्य हैं जो मोगादिशु सोमालिया में पैदा हुई और शायद अपने भाई से शादी की हो ताकि उसे देश में ला सके। अगर ये सच है तो क्या संसद में महिला को कांग्रेस से निकालने के लिए वोटिंग होगी? बिल्कुल। ठीक है, बहुत बढ़िया, यही हम चाहते हैं। निकाल दिया गया, शर्मिंदा किया गया, अपमानित किया गया, 10 से 15 साल के लिए जेल में डाला गया। जब वो बाहर आए तो तुम अपने उस घटिया ठिकाने पर लौट जाना और सबको साथ ले जाना। यही तो हम चाहते हैं। इसे देखो, माफ करना, सिर्फ तथ्य बताना नस्लवादी नहीं है। चयनित वंश समूहों के अनुसार अमेरिका में माध्य का घरेलू आय भारतीयों की आय सबसे ऊपर है। 1,26,000 कमा रहे हैं। और इसका कारण साफ है कि अमेरिका पहले बहुत पढ़े लिखे, बहुत कुशल भारतीयों को लाता था। इसी वजह से आप इन लोगों को ज्यादा देखते हैं। सफेद लोग बहुसंख्यक है तो उसमें सभी शामिल है। ये सबसे बड़ा समूह है, इसलिए ये एक मानक है। जो भी उससे ज्यादा योगदान देता है वो नेट पॉजिटिव है, ठीक है? जो भी समूह उस स्तर से नीचे है, अमेरिका को कहना चाहिए, माफ कीजिए, आपको यहां लाने से हमें कोई फायदा नहीं होता। तो हां, अगर आप इन देशों से कुशल लोगों को लाना चाहते हैं, और शायद पाकिस्तान भी, तो मैं इससे काफी खुश हूं। लेकिन कोई गलती मत कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये राष्ट्रीयताएं किसी तरह से दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान हैं। नहीं, इसका मतलब ये है कि ज्यादातर मामलों में कुशल आप्रवासियों को लाने की अमेरिका की प्रक्रिया पहले बहुत अच्छी तरह से काम करती थी। आप सिर्फ सबसे योग्य लोगों को लाते थे। तो इसे देखिए, भारतीय, ताइवानी, फिलिपिनो, इंडोनेशियाई, पाकिस्तानी, ईरानी, लेबनानी, चीनी, जापानी, तुर्की, इजरायली, कोरियाई, सीरियाई, वियतनामी। हम सोमाली हैं, हम सूडानी हैं। आप इन लोगों को क्यों ला रहे हैं? राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 दिन पहले यह पोस्ट किया था। इन क्षेत्रों से आने वाले अमेरिका के लिए सकारात्मक योगदान करता है। देखिए, नीचे के लोगों को देखिए, इन्हें लाने का क्या मतलब है? सोमाली सबसे खराब समूह है, -1.1 मिलियन। और उनमें इतनी हिम्मत है कि वे अमेरिका को बताते हैं कि अमेरिका कितना बुरा देश है। इसे बाहर निकालो। माफ कीजिए, मुझे नहीं पता, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन शुरुआत इल्हान उमर से करो।